Hello, good afternoon, student. Today's date 13 August 2020. Myself Hiral Raval. चैप्टर 7 तक हमने कंप्लीट किया था. चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6 and 7, 12 and 14 we have completed. Okay. Now we start chapter number 8. How do organism reproduce? Standard 10th subject science. In this chapter we have learned organisms कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. मीन्स कि हम एनिमल्स और प्लांट्स बोथ आर इंक्लूड इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर वी डिस्कस द mechanism by which organism reproduce, let us ask a more basic questions. Why do organisms reproduce? ये चैप्टर का नाम ही है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. उससे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? आफ्टर अ रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स. अनलाइक द असेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशंस और एक्सक्रीशंस. रिप्रोडक्शंस ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ये बात सही नहीं है. हाँ, न्यूट्रिशंस हम ले सकते हैं. रेस्पिरेशन प्रोसेस सपोज ना करे या तो एक्सक्रीशंस ना करे तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है. ऑन द अदर हैंड, इफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स इज going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को एक ऑर्गेनिज्म से प्रोसेस करने जाए तो बहुत सारी उसमें एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है. सो ऑर्गेनिजम्स को अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत क्यों है? इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स इन द क्लासरूम. तो ये जो क्वेश्चंस है वो हम क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं. अलग अलग व्यू इसके हो सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस क्यों करना चाहिए. वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस. उसका आंसर कोई भी आ सकता है ना. बट स्टिल ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस. ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते ही हैं. इफ देयर वेर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एक्सिस्टेंस. It is the large number of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. कोई एक ऑर्गेनिजम्स, कोई एक प्रजाति का, एक स्पेसीज का सपोज एक ही ऑर्गेनिजम्स हो तो हमारे लिए वो डाउटफुल होगा, है ना. पूरी उसकी प्रजाति होती है. जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो बहुत सारे पॉपुलेशन इतनी सारी है. डॉग्स की बात करें, कैट की बात करें, कोई भी एक स्पेसीज की हम बात पकड़ ले तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. इट इज़ द लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पेसीज दैट ब्रिंग दैम टू अवर नोटिस. हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स belong to the same species? Usually we say this because they look similar to each other, because वो दोनों सेम है देखने में, है ना. दोनों ऑर्गेनिज्म सिमिलर है, वो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो एक तो वो दोनों लुक वाइज सेम है. Thus reproducing organism create new individual that looked very much like themselves. तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट फीचर्स वही होगा कि लुक वाइज दोनों सेम दिखने चाहिए, है ना. तो फर्स्ट फीचर्स हुआ कि लुक वाइज दोनों ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, सेम है. देन एट 8.1 8.1 topic, organisms look similar because their body designs are similar. organisms है वो similar होने चाहिए बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस, उसके बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है. इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट्स फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर. बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होंगे तो उसकी ब्लू प्रिंट्स भी सिमिलर होगी.
Thus, reproductions at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रिप्रोडक्शंस करते हैं तो अलग अलग, जैसे कि हम कोई एक पेज की कॉपी उसकी हम ज़ेरोक्स निकालते हैं, वैसे ह्यूमन बींग्स में ही एक दूसरे की कॉपीज़ मीन्स के ज़ेरोक्स ही निकल रही हैं. In class 9th, we learned that the chromosomes in the nucleus of a cell contain informations for inheritance of features from parents to next generations in the form of DNA. हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो हमारे इनहेरिटेंस, जो हमारे पहले के फीचर्स है, वो हमारे डीएनए की वजह से है. व्हाट इज़ डीएनए? सो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, यहाँ डीएनए का फुल फॉर्म दिया है डीऑक्सी. ये जो है हम बात करें डीएनए की बात करें तो द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इट्स कॉल्ड डीएनए. Molecules, the DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. जो डीएनए है वो हमारे बॉडी, जो हमारे सेल स्ट्रक्चर्स है उसकी जो इंफॉर्मेशंस है वो डीएनए में है. The DNA in the cell nucleus is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made. सपोज इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो अलग अलग प्रोटीन हमें उसमें से मिलेंगे. डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन. डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है, प्रोटीन्स के पार्ट्स है, उसमें से हमें डिफरेंट जो है ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन मिलेगी. देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. तो जो रिप्रोडक्शंस जो प्रोसेस है वो क्या करता है, डीएनए जो है उसकी कॉपीज़ बनाता है. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए. दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. जो डीएनए है वो 2 टाइप्स ऑफ कॉपी बनाता है. फर्स्ट तो वो क्या करता है, सेपरेटेड सेल को सेपरेट करता है, अलग अलग 2 सेल्स हो जाते हैं, है ना. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. कभी कभी क्या हो जाता है, एक जो कॉपी है वो ओरिजिनल सेल के जैसी ही होती है, दूसरी जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव any organized cellular structures for maintaining life processes. Therefore, DNA copying is accompanied by the creations of any additional cellular apparatus, and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Effectively, a cell divides to give rise to 2 cells. तो कोई भी cells है वो give rise 2 सेल में उसका विभाजन हो जाता है. These 2 cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? ये दोनों सेल्स है जो हमें लुक वाइज सिमिलर दिख रहे हैं, ओके, बट एग्जैक्टली वो दोनों सेल है वो आइडेंटिकल सेम है. द आंसर टू दिस क्वेश्चंस विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड occur. No biochemical reaction is absolutely reliable. कोई भी ऐसे 2 क्रिएशन नहीं है जो एब्सोल्युटली एक दूसरे के जैसे हो. इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि 2 जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, नहीं होते हैं. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस हो जाते हैं सेल्स में, तो कभी कभी वो सेल हो जाते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं. On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome.
Thus, the surviving cells are similar to but subtly different from each other. इसीलिए जो सेल्स है वो देखने में हमें सेम लगते हैं बट वो अलग अलग होते हैं. This inbuilt tendency for variations during reproductions is the basis for evolutions, as we will discuss in the next chapter. तो जो इवोल्यूशन का चैप्टर होगा उसमें हम थोड़ा उसके डीप में जाएंगे. सो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट के जो डीएनए है, हमारे जो जीन्स है, हमारे जो क्रोमोसोम्स है, वो इनहेरिटेंस हमारे जो पूर्वज है उससे ही हमें मिले हैं. मीन्स के फीचर्स है, हमारे जो फीचर्स है हमारे पेरेंट्स के फीचर्स है, उसके अंदर हमारे दादा दादी ग्रांड पेरेंट्स है उसके फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हमारे में मिलजुल के आगे आ जाते हैं. और ऐसे ऐसे पूरी जो चेन प्रोसेस है वो चलती रहती है. हम ऐसा बोलते हैं कि भाई 7 पीढ़ी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बॉडी में रहते हैं. देन 8.1.1 द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. तो वेरिएशन जो होने चाहिए, वेरिएशन क्यों होने चाहिए? सारे कॉपीज़ हम सब एक जैसे दिखे तो, सबके फेस एक जैसे हो, सबका नाम अलग अलग, तो कोई मतलब हुआ नहीं. सबके फीचर्स अलग अलग है ना. एक माँ के 2 बच्चे हैं कि 7 बच्चे हैं. सपोज एक डॉग की बात करें, वो 7-8 बच्चों को जन्म देती है, तो सबके फीचर्स अलग अलग है. Populations of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystems using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproductions is important for the maintenance of the body designs features that allow the organisms to use their particular niche. जो organisms है, organisms को पर्टिकुलरली जो पार्ट में डिवाइड करता है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है. रिप्रोडक्शन इज़ देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिस. तो रिप्रोडक्शंस की वजह से ही पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है, जो स्पेसिस में, जो प्रजाति में, रिप्रोडक्शन की वजह से ही वो स्टेबिलिटी है. हाउएवर niches कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. टेम्परेचर्स ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन. अर्थ का जो टेम्परेचर होता है कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है. ये भी एक फैक्टर है जो रिप्रोडक्शंस में इफ़ेक्ट करता है. वाटर लेवल्स कैन वेरी और देयर कुड बी मेटोराइट हीट्स. टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स. ये सारे एग्जाम्पल्स है कि जो फैक्टर्स, जो इफ़ेक्टिव फैक्टर्स है जो रिप्रोडक्शंस में इफ़ेक्ट करते हैं. If a populations of reproducing organisms were suited to a particular niche and if their niche were drastically altered, the populations could be wiped out. अभी उसमें ड्रास्टिक चेंज हो जाए तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बहुत सारी इंक्रीज़ हो सकती है. सारे फीचर्स हमारे, सारे जो फैक्टर्स है वो ही सपोर्ट करने लगे तो पॉपुलेशन ड्रास्टिक लेवल बढ़ जाएगा. However, if some variation were to be present in a few individuals in these populations, there would be some chance for them to survive. तो ऐसे पॉपुलेशन में थोड़े फीचर्स ऐसे हैं कि भाई थोड़ा उनमें क्या होना चाहिए, उसको चांस सर्वाइव होने के लिए उसे खुद उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एडेप्टेशन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट के साथ, तो ही वो सर्वाइव कर पाएगा. Thus, if there were populations of bacteria living in temperature waters and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो मरने लगेंगे. बट द फ्यू वेरिएशंस रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर. बट थोड़े बैक्टीरिया की प्रजाति ऐसी भी होगी जो हीट के सामने सर्वाइव करेंगे, तो धीरे धीरे वो वापस ग्रो होना चालू कर देंगे, है ना. तो कभी ऐसा नहीं होता कि पूरी ही प्रजाति एक साथ ही ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए. एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता है. वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ओवर टाइम. तो टाइम टू टाइम जो भी स्पेसीज है उसमें वेरिएशन होते रहते हैं.
अगर ऐसा होता कि भाई हमारे बॉडी में इतने टेम्परेचर की इफ़ेक्ट नहीं होती, जैसे कि हम बात करें कि अभी टेम्परेचर इंडिया में इतना सारा टेम्परेचर है तो भी हम जिंदा रह पाते हैं, है ना। गर्मी इतनी सारी है, 45 डिग्री 50 डिग्री गर्मी में इंसान जीना हम सीख गए हैं। तो जहाँ जो रहता है, जहाँ जो पर्सन रहता है, उनको एनवायरनमेंट के साथ क्या करना पड़ता है, एक तो अडेप्टेशन करना पड़ता है। अडेप्टेशन करोगे तो ही इंसान वहाँ पे रह पाएगा। देन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 8.1 एंड 8.2 दोनों एक्टिविटी है। In 8.1, dissolve about 10 gram of sugar in 100 ml of water. Take 20 ml of this solution in a test tube and add a pinch of yeast granules to it. हमें क्या करना है, 20 मिली सॉल्यूशन बनाना है 10 ग्राम शुगर में 100 मिली वाटर ऐड करके। Put a cotton plug on the mouth of the test tube and keep it in a warm place. और हमें उसको थोड़े गर्म प्लेस में रख देना है। आफ्टर 1 or 2 hours पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट कल्चर। और 1-2 घंटे के बाद हमें यीस्ट कल्चर ऐड करना है फॉर द टेस्ट ट्यूब ऑन अ स्लाइड एंड कवर इट विथ अ कवर स्लिप। और हमें उसकी कवर स्लिप बनानी है, एक स्लाइड बना देनी है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ऑब्जर्व करना है। Then another activity are there. Wet a slice of bread and keep it in a cool, moist and dark place. हमें एक ब्रेड का जो स्लाइस लेके उसको ठंडे मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस में रखना है। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विथ अ मैग्नीफाई ग्लास। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। एक वीक के बाद हमें ऑब्जर्वेशन करना है। ये जो एक्टिविटी है हम क्लास 7th में भी कर चुके हैं। हमें क्या उससे मिलता है, फंगस मिल जाती है ना, यीस्ट ग्रो अप हो जाती है। Compare the contrast the ways in which yeast grow in the first case and how mold grows in the second. फर्स्ट जो एक्टिविटी है उसमें यीस्ट ग्रो होगी, सेकंड जो एक्टिविटी है उसमें मोल्ड जो है वो ग्रोज अप होगी। हैविंग डिस्कस द कॉन्टेस्ट इन विच रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, let us now examine how different organisms actually reproduce. The modes by which various organisms reproduce depend on the body design of the organisms. तो ये another point है reproductions का, कि reproduction जो है वो body design जो है उसमें भी depend करता है। Then next topic fission 8.2.1. For unicellular organism, cell division or fission leads to the creation of new individual. Many different patterns of fission have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into two equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of the two cells during division कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो यहाँ पे बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा का बाइनरी फिजन बताया है। देखो यहाँ पे अमीबा का डायग्राम है, दिख रहा है। ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड of amoeba showing binary fission. Now compare the observation of both the slide. हमें कंपेरिजन करनी है। बाइनरी फिजन इन अमीबा जो है यहाँ पे डायग्राम में बताया है कि भाई अमीबा में से क्या हुआ। फर्स्ट अमीबा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो अमीबा है, फर्स्ट डायग्राम में जो अमीबा है, धीरे धीरे जो प्रोसेस रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सो सेकेंड जो डायग्राम में अमीबा है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ब्रॉड हो रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियस ब्रॉड हो रहा है। देन हम देखने जाए, ये जो थर्ड डायग्राम आप देख रहे हो, तो थर्ड डायग्राम में क्या हुआ, न्यूक्लियस ब्रॉड तो हुआ, साथ में दो न्यूक्लियस में धीरे 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 वो डिराइव हो रहा है। और यहाँ बीच में आप देख रहे हो, बीच में धीरे धीरे वो कंजर्व हो रहा है। फोर्थ फीचर्स में पूरा जो है दोनों अमीबा धीरे धीरे अलग होने लगे हैं, हम देख रहे हैं दोनों अमीबा धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, है ना।
यहाँ पे अलग हो रहे हैं दोनों अमीबा। ये जो है हम देख रहे हैं दोनों अमीबा जो है वो अलग हो रहे हैं। और लास्ट में इंडिविजुअल 2 अमीबास, हमें कितने मिलते हैं? देयर आर 2 अमीबा आर देयर। तो ये पूरी यहाँ पे अमीबा की जो है बाइनरी फिजन, अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो यहाँ पे हमें बताया है। However, some unicellular organisms show somewhat more organisms of their body, such as seen in Limacia, which cause Kala Azar, which have a whip-like structure at one end to the cell. यहाँ पे अमीबा का बाइनरी फिजन है जो हमें एक्टिविटी 8.3 में दिया है। ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ द अमीबा अंडर अ माइक्रोस्कोप। Similarly, observe another permanent slide of amoeba showing binary fissions. Now compare the observation of both slide. फिर हमें दोनों स्लाइड को हमें कंपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू।